बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्क के सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी के मामला किस जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें हाफिज़ तारिक महमूद साहब। हाफिज़ साहब, सर सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें सिक्योरिटी के जो मामला हैं। सिक्योरिटी से मुराद मेरी वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी है और साइबर इस मरतबा हमला किया गया है, यानी कि एक हैकर ने जो है वो तमाम तर ऑडियोज़ अपने कब्ज़े में ले ली हैं और इसके हवाले से तमाम तर तफसीलात या ज़्यादातर तफसीलात लोगों के सामने मौजूद हैं और एक एक करके वीडियो या ऑडियो रिलीज़ करने का सिलसिला जारी है। और इस सब असना के अंदर आज जो है बड़ी ऑडियो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के सामने है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इस सारी डेवलपमेंट को कैसा देखते हैं। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी हुआ, उसका एलामिया भी थोड़ी देर पहले जारी किया गया। आई मीन व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन सर? बिस्मिल्लाह भाई, देखिए दो बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पहलू तो वही है जिस तरफ आपने इशारा किया कि सिक्योरिटी रिलेटेड मामला है। दूसरा उसका पॉलिटिकल कंटेंट है। अनफॉर्चुनेटली जिस दिन से ये ऑडियो लीक का मामला आया है, पॉलिटिकल कंटेंट जो है वो असल इशू के ऊपर हावी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव मामला है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाउस जो कि 22 करोड़ अवाम के रिप्रेजेंटेटिव का जो है वो दफ्तर है, एक रियासत का सिंबल है, वहाँ पे पहली बात तो ये है कि ये जो ऑडियो है ये रिकॉर्ड कौन कर रहा था। साइबर हमला तो उसके बाद की बात है। करेक्ट। और ये रिकॉर्ड मेंटेन कौन कर रहा था, ये कितने अरसे से हो रही है, कितने अरसे से रखी जा रही है, अब उसमें क्या साजिश हो रही है, क्या नहीं हो रहा, मरियम शहबाज से क्या बातें कर रही हैं, इमरान खान आजम खान से क्या बातें कर रहे हैं, ये सेकेंडरी नौयत का मामला है। असल चीज जो ये है कि अगर ये सब चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं तो फिर यकीनन जो हमारे इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान जाके मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर से, वो भी रिकॉर्ड हो रहा होगा। आर्मी चीफ की जो मुलाकात होती है वो भी रिकॉर्ड हो रही होगी। गैर मुल्की जो सरबराहान आए हैं, जो सुफरा आके मिलते रहे, इसका मतलब है कि वो भी कहीं पे रिकॉर्ड रखा हुआ है। और अगर ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के बाहर किसी के हाथ लग गया है या पाकिस्तान के अंदर किसी ऐसे शख्स के हाथ में लगा है या ऐसे ग्रोह के हाथ में लगा है जो रुपयों के एवज और डॉलरों के एवज उनको फरोख्त कर रहा है, तो आप अंदाजा लगाएं कि हम कहाँ खड़े थे। एक ऐसा मुल्क जो कि न्यूक्लियर स्टेट है, एक ऐसा मुल्क जो कहता है कि जी हम बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, वहाँ का वजीर आजम हाउस महफूज नहीं है। इस बात से कतई नजर के उस वजीर आजम हाउस में शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं या इमरान खान साहब बैठे हैं, अगर ये महफूज नहीं है और हमारी तवज्जो ये है कि मुर्तजा डार आज शाम में कैफे में किससे मिले हैं, हमारी तवज्जो ये है कि पाकिस्तान का सियासतदान जो है वो दाल खा रहा है या भिंडी खा रहा है, हमारी तवज्जो ये है कि हमारे एमएनएस जो हैं वो किससे बातें कर रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर्स अपने एमएनएस के ऊपर आईबी के और इंटेलिजेंस इदारों के चेक लगा रहे हैं। हमारा अगर मामला ये है कि हमारी इंटेलिजेंस के लोग जो है वो लेजिस्लेशन के लिए लोगों को फोन कर करके बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि आप आइए और आके लेजिस्लेशन करें, तो इसका मतलब ये है कि हमारी तवज्जो जहां होनी चाहिए थी वहां नहीं है। तो आज मुझे सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो चीज सामने आई है वो मेरे लिए खतरनाक नहीं है, जो चीज अगर उनके पास मौजूद है वो ज्यादा खतरनाक है। यकीनी तौर पर कितना बड़ा उन्होंने पैनिक बटन दबा रखा है और कितना बड़ा थ्रेट हमारे सरों के ऊपर उन्होंने लटका दिया है कि अगर हम ये चीज रिलीज कर देंगे तो उसके नतीजे में पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट हो रही है और जो आगे होगी, मेरा सबसे बड़ा अलमिया और मेरा सबसे बड़ा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये है। लेकिन अब सर मेरी सुनिए, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं आपकी सारी बातों से एग्री करता हूं, लेकिन एक बात बड़ी गौरतलब है, वो ये है जो लोग भी बहुत हाईलाइट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई इसके हवाले से हमें कोई बताए जिसको जितनी समझ है कि भाई ये क्या कोई फ़र्द वाहिद का काम है, ये किसी गैर मुल्क का काम है, ये किसका काम है? आई मीन हु इज़ बिहाइंड दिस ऑल? कुछ तो ऑर्गेनाइज तरीके से बड़ा किया गया और बड़ी जो है वो प्रिसीजन किस्म की जिसको हम कहते हैं कि कार्रवाई की गई है। आई मीन व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग सर? मतलब देखें, ये किसी आम आदमी का तो काम हो नहीं सकता। मैं, आप या कोई और आम आदमी भी जाता है तो पहले तो 50,000 सिक्योरिटी चेक हैं, मोबाइल फोन भी हमसे बाहर रखवा लिए जाते हैं। इवन आप इंटरव्यू करने के लिए जाते हैं, हम भी कहते हैं कि आप मोबाइल फोन रखते हैं किसी तरह से। उसके बाद आप ये देखें कि ये ऑडियो लीक सिर्फ ये शहबाज शरीफ साहब की नहीं है, इमरान खान साहब की भी है। इसका मतलब ये है कि ये जिसने भी रिकॉर्ड किया है वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता नहीं है। मिसाल के तौर पे आपकी एक्सिस फर्स्ट या पीटीआई के दौर में है, तो आप अगर या तो आप पार्ट हैं उस जगह के गवर्नमेंट बदल जाए, आपने वहीं पे रहना है, तो इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट प्रोसेस है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है
कि कोई आम ये चीजें रिकॉर्ड करने का और इनको सेव करने का और इसको इस्तेमाल करने का काम कौन कर सकता है? क्या ये कोई आम आदमी कर सकता है? ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर ये सब कुछ नहीं है तो फिर ये कहीं ना कहीं हो रहा है, और उससे बड़ी बात ये है कि ये रखा जा रहा है। तो ये फेलियर नंबर एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का फेलियर है कि उसने सारी चीज क्लियर करके उसको माहौल को सिक्योर बनाना होता है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से नहीं हो रही और ये कहीं बाहर से कोई बकिंग सिस्टम लगा के, जिस तरह आपको याद होगा कि रहमान मलिक साहब के जमाने के अंदर ये बात आई थी कि जनाब दो कोई फॉरेन मिशन है जहां से प्राइम मिनिस्टर हाउस को बक किया जा रहा है और हमें पता चला, इस वजह से हमने मीटिंग कैंसिल कर दी। तो अगर ये उधर से बाहर से कहीं से हो रहा है तो ये भी बहुत अलार्मिंग चीज है। तो अब एक आज जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में जो बनाया गया है कि जी एक आला इख्तियाराती कमेटी बनाई गई है जो चेक आउट करेगी, खुदा का वास्ता है कि ये कमेटी वैसी ना हो जिसने एबटाबाद कमीशन की तरह की रिपोर्ट बनाई है। ये कमेटी वैसी ना हो जो बहुत सारी चीजों के ऊपर GITs बन जाती हैं और कम मिट्टी वाला हिसाब किताब जो चौधरी शुजात हुसैन साहब कहते हैं कि डल जाता है। तो ये आपको फिक्स करना पड़ेगा। जो कल्प्रेट है, PTI का है, PMLN का है, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का है, कोई भी है, उसको फिक्स करें, कौम के सामने लाएं, उसको टांगे। अगर ये नहीं होगा, ना लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा, ना पाकिस्तान के बाहर लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा। और आइंदा के लिए इन मामलात को सिक्योर करें, वरना तो फिर मतलब अगर रियासत का हाल है तो फिर उस रियासत का मुस्तकबिल क्या होगा? करेक्ट। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ ज़ाहिर है एक तो सिक्योरिटी का मसला है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी मैशत भी खासी जो है वो हिचकोलों से गुजर रही है। इसहाक डार साहब आज चौथी मरतबा वज़ीर ख़जाना बन गए हैं। 3 मरतबा पहले बतौर वज़ीर ख़जाना वो रूल कर चुके हैं, इस नेशन को लीड कर चुके हैं। एक तो ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ 48-72 घंटों में कि उनका स्टेटस एक मफरूर का था अदालतों से, और उसके बाद वो मुल्क के वज़ीर ख़जाना बन चुके हैं। और जब वो बाहर थे पाकिस्तान से तो उनको एक सेनेट की सीट भी उनके लिए एलोकेट कर दी गई। एक पहले हल्फ उठाया, फिर दूसरा हल्फ उठाया, और आज वो अपने जो वजारत है उसको लीड कर रहे हैं। व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन सर? नहीं है मुर्जा भाई, माजी में 50 दफा होता रहा। ऐसे लोग जिनके बयान छपते रहे कि हम वो फला टैंकों पे बैठेंगे, बाद में आके वो भी मिनिस्टर बन गए। नवाज शरीफ साहब 99 में जो है ना वो आप किस तरीके से तैयारा साजिश केस में उनको गिरफ्तार किया गया, और फिर वो 2013 में आके पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए। ऐसे लोग जो जब मुशर्रफ साहब आए, शुरू में अताब में आए, जो नैब के आप समझे कि मफरूर थे, इश्तियारी थे, जिनको ढूंढ रहे थे, वो आके पाकिस्तान के वजीर दाखिला बन गए। और फिर उसके बाद जो है ना, अब अगर इसहाक डार साहब ना ये पहली एग्जाम्पल है ना ये आखिरी एग्जाम्पल है, ये इसी तरीके से लेकिन होता रहेगा। हमारे यहाँ हवा मौसम आप जानते हैं कि उनको मफरूर करार दिए जाने के हवाले से बड़ी कार्रवाई हुई, इंटरपोल से रब्ता किया गया और बहुत सारी उनके खिलाफ जो है वो नाकाबंदी हमने करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो सकी और ऑल ऑफ सडन जो है वो सब कुछ चेंज हो गया। अब जिस बदलती हवा का आपने जिक्र किया है, कोई हमारे नाजरीन को आसान लफ्ज़ों में समझाएं कि ये कौन सी हवा है, कहाँ से आ रही है, बदल क्यों रही है, और इस बदलाव में क्या क्या बदलाव आप देख रहे हैं? ये जिसको लगती है उसी को पता चलता है। जब ठंडी लगती है तो वो मजे लेता है, जब गर्म लगती है तो उसके जो है ना वो आप देखें हिस्ट्री है। एक जमाने में वो मियां जाहिद सरफराज साहब होते थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते थे, बड़ी लंबी चौड़ी PTV पे होती थी। फिर उसके बाद एक जमाने में सैफुर रहमान साहब बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया करते थे कि ये चोर है, फिर फलाना चोर है। फिर मुशर्रफ साहब के टाइम के अंदर भी इसी तरीके से जब नैब बना तो आपने देखा ये। फिर एक जमाना आया कि आपने देखा कि जी वो डॉक्टर आसिम हुसैन 465 अरब और फलाना इतने अरब और फलाने इतने अरब। फिर एक जमाना आया कि शहजाद अकबर साहब आप देखे कैसे वो TT और फलाना और हम इंटरपोल के जरिए कल लेके आ रहे हैं सागदार को और खत लिख दिया है। और फिर उसके बाद आज का जमाना है फराग होगी और फलाना फलाना। माना बदलेगा, अंदाज जरूर बदलेंगे, कैरेक्टर बदल जाएंगे, हालात वाकयात बदल जाएंगे, लेकिन ये एक सर्किल है। वो सर्किल में वो कहते हैं ना या जेल या वजीर आजम हाउस। तो हमारे यहाँ सियासत का अलमिया यही है कि लोग एक जब अपोजिशन में जाते हैं तो पुलिस जो है वो उनके पीछे होती है, हुकूमत में आते हैं तो प्रोटोकॉल में आगे लगी हुई होती है। तो अब आजकल प्रोटोकॉल में इसहाक डार साहब की पुलिस आगे लगी है, कल तक पीछे लगी हुई थी, कौन सी उसमें नई बात होगी? अच्छा चलिए सर, ये फरमाइएगा कि अब इसहाक डार साहब को ज़ाहिर है आए हैं, कुछ तो उनको परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी या मौजूदा हुकूमत को चलें दिखानी पड़ेगी इस इतने बड़े कदम लेने के बाद। कौन सी ऐसी कुंजी है उनके पास, ऐसी कोई चाबी है कि वो जो चलाएंगे उसका इस्तेमाल करेंगे या छड़ी है तो चीज़ें बदल जाएंगी? आई मीन व्हाट एग्जैक्टली यू थिंक ही विल डू?
मेरा ख्याल नहीं है कि ना कोई जादू की छड़ी है इसहाक डार साहब के पास, और ना हालात ऐसे हैं जिस तरीके से पहले 2 अदवार में उन्होंने चीजें किए थे। IMF का रवैया बदला हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पाकिस्तान के माशी हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं। अगर पैमाना ये है कि इसहाक डार साहब के आने से पहले 10 रुपए डॉलर गिर गया, तो ये कोई पैमाना नहीं है, उसकी बहुत सारी और रीजन है। सवाल ये है कि इसहाक डार साहब के आने से पहले यानी 2 दिन में अगर गिरा है तो उससे पहले ये बढ़ा था, तो क्यों बढ़ा था? बात ये है कि जब इस मुल्क के अंदर बैंक जो है वो LC खोलने के ऊपर ओवर चार्जिंग कर रहे हों, जब लोगों को पता हो कि ये बढ़ता जा रहा है। अब इसहाक डार साहब की रेपुटेशन ऐसी थी कि लोगों ने कहा शायद आके ये फौरी तौर पर कंट्रोल करेंगे, डॉलर मार्केट में फेंकना शुरू कर दिया, 10 रुपए जो है नीचे आ गया। हो सकता है और नीचे आ जाए, हो सकता है नेक्स्ट मंथ के अंदर जो हमारी जो हालात हैं वो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे हमें आने, इसी तरीके से FATF से उम्मीद यही है और यकीन है कि जी ग्रे लिस्ट से बाकायदा जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो नेक्स्ट मंथ में हो जाएगी। इसी तरीके से जो IMF के साथ है वो हम नवंबर के अंदर कुछ हमारा एक और रिव्यू है, हो रहा है चीजें, कुछ एक्स्ट्रा पैसे हमें उम्मीद है, कुछ कर्ज हमारे जो है ना वो डेफर हो जाए। तो ये चीजें ऐसी हैं कि ये वक्ती सहारा हो सकता है, और इसहाक डार साहब को भी ये वक्ती चीजें चाहिए 5-7 महीने के लिए, क्योंकि इलेक्शन मोड में जाना है, वो दिखा सके आदाद और शुमार के वो जादूगर है बताने के, और वो बताएंगे अपने आदाद और शुमार। जैसे उन्होंने कहा कि मेरे आने से पहले 1350 अरब डॉलर का कर्जा बढ़ गया, तो ये बताएं कि गुज़िश्ता 2-3 महीने में 2700 अरब कैसे बढ़ गया था, इसी रुपए की डिवैल्यू होने की वजह से बढ़ा था। तो ये आदाद और शुमार की जादूगरी जरूर होगी। बड़े चैलेंज हैं। इसहाक डार साहब पॉपुलिस्ट डिसीजन करना चाहते हैं। वो पहले भी आपने देखा कि मिफ्ता के बिल्कुल डिफरेंट लाइन ले रहे थे, पॉसिबल नहीं था पाकिस्तान की मईशत के वो सहार सके। जो है कॉस्मेटिक मेजर जरूर वो ले सकेंगे, लेकिन पॉपुलिस्ट डिसीजन के साथ आप ये कहें कि सर्जरी कर सकें वो मुमकिन नहीं है। तो टफ डिसीजन जो है वो लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इलेक्शन ईयर में जाना है। अच्छा बजट देना चाहेंगे, मईशत जो है वो इस काबिल नहीं है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ये नहीं है कि इसहाक डार साहब जो है ना वो इसमें से कोई हीरो बन के निकलेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम यह है कि एक ही आज आप देख लें कि इमरान खान की ऑडियो लीक पे PTI का बयानिया कुछ और है, हुकूमत का बयानिया कुछ और है। तो एदाद शुमार के नतीजे में इसहाक डार साहब की जो परफॉर्मेंस होगी उसमें PMLN और इसहाक डार साहब का बयानिया कुछ और होगा, तहरीक इंसाफ का बयानिया कुछ और होगा। अल्टीमेट जो है अगर बेनिफिशियरी अवाम होते हैं और वो किसी तरीके से महंगाई के बोझ से और ये जो हमारी डॉलर की चीजें हैं इसमें हम कुछ कामयाबी हासिल कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी इसहाक डार साहब की। कोई बहुत बड़े पैरामीटर नहीं है उनके लिए, कोई बहुत बड़ा इम्तिहान नहीं है। एक महंगाई और दूसरा करेंसी, यही दोनों टारगेट उन्होंने कहे, और मेरा ख्याल है कि यही बहुत बड़ा इम्तिहान है और सख्त इम्तिहान है इसहाक डार साहब का। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे हाफिज तारिक महमूद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू जारी है मुल्क की सियासी और मईशत की सूरत हाल के हवाले से। प्रोग्राम में ज्वाइन करें कमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के। वेलकम टू द शो कायरा साहब, ये फरमाइएगा कि इसहाक डार साहब ने आज अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया, चौथी मरतबा वो मुल्क के वज़ीर ख़जाना बन चुके हैं। इससे कबल आप जानते हैं तकरीबन 4.5-5 साल का अरसा उनको अदालतें तलब करती रही, वो नहीं आए, और एक मफरूर का उनका स्टेटस जो है वो अदालतों ने बना दिया, उसको डिक्लेयर कर दिया। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनके ऊपर केसेस हैं, इल्ज़ामात हैं, जब उनको अदालतें तलब करी थी वो नहीं आए, और अब वो आ चुके हैं और आकर यहाँ पर बैठ गए हैं। उनको हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर ये ओहदा नहीं लेना चाहिए था। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, डार साहब के खिलाफ मुकदमात बनाए गए, इसी तरह बाकी और बहुत सारे लोगों के खिलाफ, मियां शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमात बनाए गए, उनकी फैमिली के खिलाफ बनाए गए, जरदारी साहब और उनकी फैमिली के खिलाफ बनाए गए। इसी तरह हसन इकबाल साहब के खिलाफ, सैयद खुर्शीद शाह साहब के खिलाफ और बेशुमार लोगों के खिलाफ। 4.25 साल तक खान साहब के पास बिला शिरकत गैर इक़्तिदार रहा, वो सबके साथ एक पेज पे भी रहे, लेकिन
कोई केस साबित ना हो सका। और अब अदालतों में उस वक्त भी और अब भी जो केसेस पेश हुए हैं नैब से रिलेटेड, उसमें अदालतों ने क्या कहा। और अब आसन इकबाल साहब को जिस केस में पकड़ के गिरफ्तार रखा गया, उसको हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने जिस तरह मुस्तरद किया है और उठा के नैब के मुंह पे दे मारा है, वो एक लम्हा फिक्रिया है। इस तरह के केसेस डार साहब के खिलाफ भी हैं। अगर कोई केस उनके खिलाफ सबूत के तौर पे है तो जरूर देना चाहिए। वो किसी अदालत को वांटेड नहीं है, वरना तो ये आसान तरीन कुलिया है कि आप किसी भी अपने मुखालिफ के खिलाफ केस बना दें ताकि वो किसी ओहदे पे ना जा सके। कल ये तरीका हो जाएगा कि केस बना दें और वो इलेक्शन ना लड़ सके। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन बेसिकली तभी होगी जब कन्विक्शन हो जाएगी, और कन्विक्शन में खान साहब और उनकी पूरी मशीनरी और पूरी जमात सिवाय कैरेक्टर असैसिनेशन के किसी भी फर्द की वो उसको सजा याफ्ता या उसके खिलाफ सबूत अदालतों को नहीं। अच्छा सर, अब आपने खान साहब का जिक्र किया और ऑडियो लीक्स का सिलसिला भी जो है आप जानते हैं जारी, और आज खान साहब की भी एक ऑडियो जो है वो साइफ़र के हवाले से हमने देखा कि रिलीज़ हुई। खान साहब ने कहा, पहले भी कह चुके हैं, अब भी आज उन्होंने जो स्टेटमेंट दी वो ये कहते हैं कि इसके ऊपर बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, और आप कहते हैं कि साइफ़र जो है बिल्कुल झूठा है, मन घड़ है। तो आप क्यों नहीं उसके ऊपर एक तहकीकात का आगाज़ करते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और अगर ऐसा हो जाता है तो उन्होंने कहा है कि सब्जेक्ट टू दिस मुमकिन है कि वो असम्बली में वापस भी आ जाएं। आई मीन, व्हाई नॉट? देखिए, तहकीकात कराने में तो कोई अर्ज नहीं। हमने तो उस वक्त भी कहा था कि बताइए कौन सा कमीशन चाहिए आपको। अब खान साहब का मसला ये है कि वो किसी बात पर राजी भी नहीं होते। इस मामले में एक बात जरूर ज़हन में रखिए, कमीशन बनाना है इंक्वायरी का, बना लेते हैं, करते हैं बात गवर्नमेंट से। क्या करेंगे? हम ज्यादा से ज्यादा अपने एम्बेसडर को बुलाएंगे। उसको बुलाया गया, वैसे भी किसी कमेटी के अंदर भी बुलाया गया था उनको। जी जी। नेशनल सिक्योरिटी के अंदर खान साहब के अपने इक़्तिदार में 2 मीटिंगें करके वहां इस केस को डिटेल डिलिबरेट किया गया, और उसके बाद ISPR की तरफ से वजाहत दे दी गई कि इस केस में कुछ ऐसा नहीं है जिसका खदशा या शायबा खान साहब बयान करते हैं। इवन देन अगर हमने इंक्वायरी करनी हो, इन्वेस्टिगेशन करनी हो, तो उसके लिए वो साहब जिन्होंने एक गुफ्तगू जिनके नाम मंसूब है, क्योंकि ये साइफर तो हमारे अपने एम्बेसडर ने भेजा ना, हमारे एम्बेसडर को बकौल शख्स से साजिश आलमी साजिश जो थी, पहले तो साजिश रही नहीं, क्योंकि साजिश में आप लोगों को धमकियां तो नहीं देते ना। एक मुल्क का डिप्टी सेक्रेटरी कह रहा है उसके सफीर को कि आपके मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हैं, अगर खान साहब रहे तो ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, और अगर चले गए तो ताल्लुक में बेहतरी आ सकती है। ये धमकी तो हो सकती है, साजिश कहाँ से हो गई? लेकिन वो भी अगर आप उसको बुलाना चाहें तो क्या वो आपके कमीशन के सामने पेश होने का पाबंद होगा? वो पेश होगा या नहीं होगा? इसके आपके अमरीकी हुकूमत के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे? आप इसकी बहुत सारी जेहते हैं जिसको देखने की जरूरत है, और उसकी यूटिलिटी क्या है। आप एक काम इनिशिएट कर देंगे, आप अपने खारजा ताल्लुकात खराब कर लेंगे, आप सफारती नॉर्म से बाहर चले जाएंगे और अमलन कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय इल्जामात के। और आपके एम्बेसडर क्या कहेंगे? वो वही कहेंगे जो उन्होंने खत में लिखा है, और खत में जो लिखा है उसके ऊपर आपके सारे लोगों का इत्तेफाक है कि वो एक रूटीन की बात है। अगर उसने कही भी थी तो उसके अंदर पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश या हुकूमतें बदलने का कोई अमल नहीं है। अब खान साहब उसकी बार बार कभी इंटरप्रिटेशन कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अब उनकी तसल्ली के लिए उनकी मर्जी की इंटरप्रिटेशन नहीं की जा सकती, वो तो अपनी गवर्नमेंट में नहीं कर सके। अच्छा, अब देखें कायरा साहब के ज़ाहिर है इसके हवाले से बहुत मुफस्सल पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है, साइफ़र के हवाले से, तहकीकात के हवाले से, और बहुत सारी इसकी डिटेल्स हैं। अब इमरान खान साहब जो मौजूदा हालात हैं वो मुतालबा करते हैं कि जी आपने मेरी हुकूमत का पासा या आपने उसकी पलटना था, आपने पलट दिया और आप खुद आकर बैठ गए, लेकिन जो चीज़ ड्यू है दैट इज़ द जनरल इलेक्शंस। आप लोग जनरल इलेक्शन की जानिब नहीं बढ़े, उनकी बात नहीं सुन रहे, और एहतजाज करना वो कहते हैं मेरा हक है, और लॉन्ग मार्च करने का वो इरादा रखते हैं, इस्लामाबाद की तरफ आने का इरादा रखते हैं, और वो ये भी कह चुके हैं कि मेरा आखिरी मार्च होगा तो तमाम लोगों को, अपने सपोर्टर्स को, वोटर्स को कहते हैं तैयार रहिएगा। ये बताएं
कि आप लोग क्या करेंगे? उनको उनका राइट इस्तेमाल करने देंगे, सख्ती करेंगे, लास्ट टाइम की तरह की करेंगे, उससे ज़्यादा करेंगे? आई मीन व्हाट एग्जैक्टली यू आर प्लानिंग अगेंस्ट हिज मार्च? देखिए, कोई हुकूमत कभी, हमारी तो कभी ये ख्वाहिश नहीं हो सकती कि हालात खराब हो, माहौल तल्ख हो, बिल्कुल नहीं। हमने तो बार बार कहा उनका हक है एहतजाज करना, वो जलसे कर रहे हैं, वो जुलूस कर रहे हैं, वो मीटिंगें कर रहे हैं। अब तो वो तालीमी इदारों में जाके नौजवानों को जो तालबा है उनको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने तो उस पर एतराज उस तरह नहीं किया। अब अर्ज सिर्फ ये है कि अगर वो ये कह के इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे कि मैंने इस्लामाबाद का घेराव करना है, मैंने मुहासरा करना है, मैंने इस्लामाबाद को बंद कर देना है, तो ये एहतजाज के जुमरे में आने वाली बातें नहीं हैं। इसको कबूल नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं तो आए, वो आके इंतजामिया से बैठ के बात करें, उनको श्योरिटी दे ले कि वो जिस तरह माजी में आके उन्होंने जलसा करना था, एहतजाज करना था, बिल्कुल करें। लेकिन अगर वो धावा बोल के और दायरा उसका मुहासरा करके, अब मुहासरों का दौर नहीं है। अब आप ताकत के जोर पे कोई जाके शहर फतह करके झंडा नहीं गाड़ते इक़्तिदार का, वो आपके इक़्तिदार की अलामत नहीं होता, बल्कि आप इक़्तिदार को बुनियादी तौर पे इस तरह लेके चलते हैं कि अब अवाम के नुमाइंदों के जरिए फैसले होने हैं। वो फैसलों का रास्ता मौजूद है। खान साहब पार्लियामेंट में आए बिस्मिल्लाह और आके वो बिल्कुल हमारे खिलाफ कोशिश करें, और अगर वो हमारे इत्तेहादियों को अलग करने में कामयाब हो जाते हैं या कुछ होता है तो बिस्मिल्लाह हमारी हुकूमत का खात्मा कर ले। लेकिन इससे हटके इस्लामाबाद आएंगे, बिस्मिल्लाह एहतजाज करने आए, लेकिन इस्लामाबाद मुहासरा करने आए, बंद करने आए, जिस तरह वो कह रहे हैं, उसकी कानून इजाजत नहीं देता। और अगर वो कानून को हाथ में लेंगे तो कानून उनको हाथ में ले लेगा। अच्छा कारी साहब, आप ये बताएं, देखें मुझे वो याद है ऐसे बहुत सारे आपकी पार्टी के लीडरान, नून लीग के बहुत सारे लीडरान, जिनका कहना ये था कि हम इमरान खान से या उनकी इस हुकूमत से जान छुड़ाएंगे, ये झूठी है, फ्रॉड है, लोगों की मुश्किलात जो है वो उसका मदावा करेंगे। ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन साथ ये भी कहा जा रहा था कि फौरी तौर पर जनरल इलेक्शन कॉलअप किए जाएंगे। तो क्या कारी साहब मज़ाक़ है जनरल इलेक्शन कॉलअप क्या अभी नहीं हो जाने चाहिए कबल इस वक्त, या इसी तरह सिचुएशन चलती रहे? क्योंकि इस सिचुएशन को भी लेके जो है वो कुछ लोकली और फिर इंटरनेशनली जो है वो कुछ क्लैरिटी नहीं है, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे फैसले जो है वो रुके हुए हैं। तो जनरल इलेक्शन फौरी अनाउंस हो जाना हक में बेहतर नहीं होगा मुल्क के लिए ओवरऑल? क्या किसी एक जमात की ख्वाहिश पे इलेक्शन होना जरूरी है? या हो सकते हैं? इस मुल्क की बाकी जमातें भी हैं। वो जमातें खान साहब से ज्यादा, खान साहब को 30% वोट मिले थे और इत्तेहादी जमातों को 70% वोट मिले थे। वो बहुत बड़ी तादाद में लोगों के नुमाइंदे हैं और ऐवानों के अंदर भी अक्सरियत रखते हैं। लिहाजा खान साहब का ये मुतालबा क्यों माना जाए, और ये पाकिस्तान के ऊपर बर्डन भी है, ये लॉजिकली हो भी नहीं सकता है। और खान साहब भी इलेक्शन के अंदर कोई इंटरेस्टेड नहीं है। जिस दिन ये सारे दोस्त आप जो मुतालबा करते हैं जी क्या हरज है, तो ये तो एक लाडलेपन की अलामत है ना कि एक बंदा जिद कर रहा है। भाई क्यों जिद कर रहा है? कानून और आइन की नजर में जिद नहीं होती, यहाँ असूल चलते हैं, यहाँ ज़ाब्ते चलते हैं, रवायतें चलती हैं, जरूरत के तहत फैसले होते हैं। उनकी नजर में ऐसा है, लेकिन बाकी जमातों की नजर में ऐसा नहीं है। सो इलेक्शन तो वक्त पे होंगे। चलें, वो वक्त पे होंगे, लेकिन मैं दोबारा उसी तरफ लेकर जाना चाहूँगा जो आपकी या आपके इत्तेहादियों के लीडरान की जाने से स्टेटमेंट्स आई थी कि रिलीफ देंगे लोगों को, मुश्किलात जो है वो आसान होगी, महंगाई कम होगी। लेकिन इस वक्त जो कायरा साहब हालात हैं, जो लोगों के मसाइल हैं, आपने, आपकी जमात ने, आपके इत्तेहादियों ने वादा किया था लोगों से कि हम आपकी हालत ज़ार को बदलेंगे, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स, बल्कि बहुत ही ज़्यादा हालात जो है वो ख़राब हो गए। आप कहते हैं जी प्रीवियस गवर्नमेंट इसकी ज़िम्मेदार है, वो कहते हैं कि जी आप इसके ज़िम्मेदार हैं। लोगों के पास जाते हैं, वो कन्फ्यूज है, वो कहते हैं जी दोनों जिम्मेदार हैं। आप अपनी बात कीजिए, आप बताइए जो वादा आपने किया था क्या वो आप पूरा कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट्स राइट नाउ? देखिए, बड़ी सिंपल बात है, हमें एक दूसरे पे इल्जामात की जरूरत नहीं है। एक बात मीडिया को देखने की जरूरत है, क्योंकि आप इस बात के एजिटेटर हैं, आप इस मामले को एजिटेट करते हैं और दुरुस्त करते हैं, आपका फर्ज है। अच्छा, ठीक है कि हुकूमत हमारे गवर्नमेंट में आने के बाद यकीनन बहुत महंगाई, बिजली के रेट बढ़े हैं, तेल के रेट बढ़े हैं, अशियाए ज़रूरिया के रेट बढ़े हैं, बहुत महंगाई हो गई, कोई शक नहीं, जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। लेकिन हमारे देश में तेल के रेट दो वजूहत से बढ़े। एक,
जो आलमी मंडी में तेल के रेट बढ़े, पाकिस्तान को बढ़ाने पड़े। दूसरा, जो खान साहब मुआहदा करके गए थे IMF के साथ, अगर हम उस मुआहदे को चालू नहीं कराते, उसको दोबारा इजरा ना कराते, तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को डिफॉल्ट सामने खड़ा था। डिफॉल्ट की सूरत में इसके क्या नुकसान हो सकते, वो हॉरेबल थे। लिहाजा हमने खान साहब की शराइत को पूरा करना, जो इन्होंने मानी हुई थी, उनको पूरा करने की हमने आगाज किया। और हमें पता था कि खान साहब तो अवामी इस गैज़ो गज़ब के साथ सामने खड़े नहीं हो सके, लेकिन हमें बहरहाल ये इसका पॉलिटिकल कैपिटल अपना ज़ाया करना पड़ेगा, नुकसान करना पड़ेगा सियासी, और हमने किया, हमने बिल्कुल किया। अब उसका तरीकाकार क्या था, क्या करते हम? अगर हम ये ना करते, लोगों को नाराज यानी महंगाई ना करते, तो क्या पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ ले जाते? आज भी पाकिस्तान के लोगों को हमने रियायत देनी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन चीजों को स्टेबल करना भी बहुत जरूरी है। ये खुसूसी इश्यूज थे जिनकी बुनियाद पे हमने अपना सियासी नुकसान करके और इस चीजों को आगे बढ़ाया है। अब भी हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस बात को जानते हैं, उन्हें इस बात का इल्म है कि हुकूमत ने जो फैसले किए वो मजबूरी के हैं। जो स्पेस आती जाएगी लोगों को रिलीफ पास करना, ये हमारा फर्ज है, ड्यूटी है, इसीलिए हुकूमतें होती हैं। लेकिन आज चीप किस्म की पॉपुलैरिटी के लिए हम वो मकबूल नारे मार लें, वो मकबूल फैसले कर लें, जिससे कल पाकिस्तान बहुत गहरे खड्डे में गिर जाए, उससे बेहतर है कि हम अपना नुकसान कर लें और पाकिस्तान को बचाएं। ठीक है, अपना नुकसान कर लें। आखिरी सवाल आपसे कायरा साहब, अब आपने कहा कि जी इमरान खान जो है वो अवामी गैज़ो गज़ब के आगे आपने जिक्र किया कि वो उनके लिए अपने लिए खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो चुका था। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपके या आपके इत्तेहादियों के लीडरान जब पब्लिक में निकलते हैं तो पब्लिक की जानिब से जो गैज़ो गज़ब या जो रिएक्शन आता है वो अब खासा ख़तरनाक होता जा रहा है, या वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे जिसकी रीसेंट मिसाल हमने देखी, मरियम औरंगज़ेब साहिबा जिस तरह लंदन के अंदर निकली। बहुत सारे लोग कहते हैं जी PTI के वो कारकुनान थे, बहुत सारे कहते हैं नहीं जी वो कारकुनान नहीं थे, उनके सपोर्टर्स थे और वो उन्हें वो पसंद करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को। ये उनका रिएक्शन था, आपने उनसे ओवरसीज़ का वोटिंग राइट भी ले लिया। मैं सबसे पहले तो चाहता हूँ आप इस वाक़े के हवाले से अपना ओपिनियन दीजिए कि अदम बर्दाश्त एक तो बहुत ज़्यादा कम होती हमें दिखाई दे रही है, और दूसरा ये कि क्या ये बिल्कुल जो है उसको PTI के सपोर्टर्स या किसी भी जमात के सपोर्टर्स का एक्ट कहेंगे इस किस्म की चीज़ों को, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वाक़यात हैं और जो कि कंडेमेबल हैं, या फिर इसको पब्लिक या ऑर्गेनिक रिएक्शन कहेंगे? कि पाकिस्तान ना ये एक ग्रोइंग जमहूरी समाज है, यहाँ पे अभी रवैयों में तलखी जरूर मौजूद है। पहले भी, आज से पहले भी ये तलखी थी और तल्ख गुफ्तगू कर दी जाती थी ऐवानों में भी और असम्बलियों के बाहर भी, जलसों में भी। लेकिन ये होता था कि अगर किसी वक्त तल्ख गुफ्तगू हो गई तो फौरन उसकी करेक्शन हो जाती थी, उस पर माजरत हो जाती थी, उसको ठीक कर लिया जाता था। लेकिन PTI की हुकूमत ने ये, क्योंकि फाशिज्म इनका हथियार है, तो फाशिस्ट गवर्नमेंट का फाशिस्ट हथकंडा ये होता है कि अपने मुखालिफ की खूब खैर खबर लो। वो गालियां देने पे, इल्जामात लगाने पे, उसके ऊपर केस बनाने पे, मीडिया पे कदगने लगाने पे, अदालतों पे हमला आवर होने के, ये सारे हथियार इस्तेमाल करते हैं। और खान साहब ये हथियार बदरजा उतम इस्तेमाल कर रहे हैं, रोज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। खान साहब को खामोश कराना तो मकसद मौजूद नहीं है, अब उनको रैशनल ही ठीक किया जा सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि टॉलरेंस के साथ ही हम अपने जमहूरी रवैयों को ठीक रखें, हम अपने जमहूरी अमल को आगे बढ़ाते चले जाएं, और उनको भी वक्त के साथ समझ आ जाएगी। पाकिस्तान के लोगों ने भी उनकी वो शक्ल देख ली है, उनके उन इरादों को भांप लिया है। जिस तरह खान साहब पाकिस्तान की तरफ ले जाना चाहते हैं, इस अमल के साथ, इन रवैयों के साथ मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन हमें अपने रवैयों को, अपने जज्बात को काबू रखने की जरूरत है। अल्लाह करे वो भी अपने आप को काबू रखने की कोशिश कर ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। कमर ज़मान कायरा साहब मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म के हैं, उन्होंने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, हालात हाज़रा से आपको यूँ ही आगाह रखेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।